नमस्कार दोस्तों। हमने इसके पहले ये देखा था कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे और उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हमारी जो अगली थ्योरी आई वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम CFT भी बोलते हैं। C फॉर क्रिस्टल, F for field and theory, crystal field theory. This theory was given by Bethe and Black in 1932. The basic difference between valence bond theory and crystal field theory is that the valence bond theory considers that the metal ligand bond is formed by donation of electron by the ligand to the central metal atom, and it is purely covalent in nature. But according to crystal field theory, this theory considers that the metal ligand bond is purely ionic in nature. This theory considers the metal ligand bond to be purely ionic. Ionic means as the two ions are held by electrostatic force of attraction. Similarly, the attraction between metal ion and ligand, which is considered as point of negative charge, is attracted by electrostatic force of attraction. So, the attraction between metal ion and ligand, which is considered as point of negative charge, is electrostatic attraction or ionic attraction. If the ligand is neutral, then the attraction between metal ion and neutral ligand is just like as the negative pole of the neutral dipole molecule is attracted towards the positive metal ion. One more thing I would like to clear, that this theory, crystal field, is so named because this theory was previously given to explain the nature of attraction between the ions in solid. So now this theory was extended by Bethe and Black to the coordination compound in 1932. और इस थ्योरी ने ये माना कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कोवेलेंट नहीं है। ये अट्रैक्शन प्योरली आयनिक कैरेक्टर का है और ये आयनिक अट्रैक्शंस ठीक उसी तरह से होता है जैसे किसी भी दो आयन के बीच में। यहाँ पर जैसे अगर हमारा लिगेंड नेगेटिव है तो उसको लिगेंड को पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज माना जाता है, और जो अट्रैक्शन है मेटल आयन और लिगेंड के बीच का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है या प्योरली आयनिक अट्रैक्शन है। अगर हमारा लिगेंड न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो जो अपोजिट एंड दैट इज नेगेटिव पोल ऑफ द न्यूट्रल डाइपोलर लिगेंड है, this is attracted towards the metal ion, and ligands are considered as point of negative charge. चाहे वो नेगेटिव लिगेंड हो या न्यूट्रल लिगेंड हो तो उसका जो नेगेटिव एंड है, पार्शियल नेगेटिव एंड, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेटल आयन. नाउ व्हाट कॉजेस दिस अट्रैक्शन and what the impact is posed by this attraction between the metal ion and ligand. So children, what happens, जैसे जैसे लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, वैसे वैसे
जो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड से रिपल्सन फील करना शुरू करते हैं। अगर हम इसको जानने की कोशिश करें कि मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के वजह से किस तरह से रिपल्सन फील करते हैं तो बच्चों इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा मेटल आयन है उसके डी ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 डिफरेंट टाइप्स हैं और उनमें से जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों ओरिएंटेशन में डिफरेंट है बट इनका शेप सेम होगा। एंड इन ऑल दीज केसेस इफ यू सी, सो एज वी नो दैट डी ऑर्बिटल्स आर 4 लोब्ड, तो इनमें जो लोब्स होते हैं डी ऑर्बिटल के, दे आर lobes are in between the axis like this. Suppose this is x-axis and here y-axis, this is z-axis. तो यहां पर जो lobes होंगे वो in between the axis होंगे, x और y के बीच में। तो जब ये x और y के बीच में होगा तब हम इसको d x y बोलेंगे। सिमिलरली जब ये x और z एक्सिस के बीच में होगा तब हम इसको dxz बोलेंगे। तो इन तीनों का जो शेप है वो सेम होगा और जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगा क्योंकि ये इनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, बिटवीन एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड के बीच में। और जो रिमेनिंग 2 d ऑर्बिटल्स, two d orbitals have their lobes along the axis, जिसमें बच्चों d x square minus y square होगा, जिसमें lobes along the x and y axis होंगे, और d z square होगा जिसमें लोब along the z axis होगा, और जो x y प्लेन में इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों लोब्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्क के रूप में यहाँ कंसंट्रेट हो जाता है। तो दिस इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। सो यू हैव सीन कि कैसे मेटल आयन में ये पांचों डी ऑर्बिटल ओरिएंट हो रहे हैं। तो एज द लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन देन द degeneracy of the d orbital of the central metal ion get perturbed, get disturbed, and the d orbital splits into 2 sets of d orbitals. This splitting of the d orbitals of central metal atom or central metal ion on the approach of the ligand depends upon the geometry of the complex, how the d orbital splits into 2 sets of orbitals. So children, first we will see the splitting of d orbitals in octahedral field. Octahedral field means if the 6 ligands approach the central metal ion, then how the d orbital get splits. तो for this ये हमें जानना होगा कि अगर वो कॉम्प्लेक्स हमारा ऑक्टाहेड्रल है, 6 लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड ओरिएंट हो रहे हैं, तो उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका ओरिएंटेशन कैसा है। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है लिगेंड का। लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस, so they are arranged around the central metal ion in octahedral fashion at 90 degree from each other. Ligand metal ligand bond is 90 degree. Now ये orientation है ligand का, in this way they are orienting. और ligand के पहले जो metal ion के d orbitals हैं वो आपने देखा कि कैसे either in between the axis orient हो रहे हैं या along the axis orient हो रहे हैं। अब बच्चों अगर हम इसमें कोऑर्डिनेटेड एक्सिस को बना दें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इस फिगर से ये क्लियर हो रहा है कि
जो रिपल्सन डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स मेटल आयन के फील करेंगे जब लिगेंड मेटल आयन के करीब आएगा, तो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आप देखिए कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये लिगेंड वाई एक्सिस के लाइन में आ रहा है, दिस इज इन द लाइन ऑफ वाई एक्सिस। सिमिलरली ये लिगेंड जेड एक्सिस के लाइन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस मेटल आयन के ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब इन बिटवीन जिनके लोब अलोंग एक्स वाई होंगे, वो डायरेक्टली इस लिगेंड के पाथ में पड़ जाएंगे। सिमिलरली ऐसा लिगेंड, ऐसा डी ऑर्बिटल जो इस लिगेंड के पाथ में पड़ेगा, दैट इज डी जेड स्क्वायर, ये वाला, ये डी ऑर्बिटल, ये तो सीधे इस लिगेंड के पाथ में पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो डी ऑर्बिटल्स हैं, दे फील मोर रिपल्सन बिकॉज दीज टू डी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दीज, ये डी जेड स्क्वायर अगर ऐसे आप बना दें तो डी जेड स्क्वायर इज फॉलिंग डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड, तो इसके लिए रिपल्सन ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर आप इस तरह से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना दें तो ये भी लिगेंड के डायरेक्ट पाथ में पड़ रहा है बच्चों। बाकी जो लिगेंड हैं, बाकी जो डी ऑर्बिटल्स हैं, वो लिगेंड के बीच में पड़ रहे हैं, तो उनके लिए रिपल्सन क्या होगा, इनसे कम हो जाएगा। तो दिस डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिपल्सन felt by the d orbitals of the metal ion, this causes them split into two sets of d orbitals। तो ये दो सेट कौन से होंगे, एक तो होगा कि ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब इन बिटवीन द एक्सिस हैं, वो कितने हैं, 3, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और एक्स जेड, क्लियर। इनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस हैं, तो इनके लिए जो लिगेंड का रिपल्सन है वो क्या होगा, कम होगा, और इनको हम बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, T2G से। T2G स्पेक्ट्रल टर्म है जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल, मतलब 3 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है बट जो रेस्ड डी ऑर्बिटल्स हैं उनसे कम है। ये हमारा बेरी सेंटर है, Berry center, that is the average of these two sets of d orbitals, that is T2G और EG, ये किसके बराबर होगा, ये रेज्ड डी ऑर्बिटल के ही बराबर होगा, तो इसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं। अब ये जो एनर्जी, ये दोनों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, क्योंकि ये डायरेक्ट लिगेंड के पाथ में पड़ रहे हैं तो इनके लिए रिपल्सन ज्यादा होगा और इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा रेज कर जाएगी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG, इसको हम बोलते हैं डेल्टा O, इसलिए O सबस्क्रिप्ट, O मीन्स ऑक्टेहेड्रल फील्ड और डेल्टा मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, एंड O मीन्स इन ऑक्टेहेड्रल फील्ड। अब होता क्या है कि बच्चों, अब तो डी ऑर्बिटल्स एक जैसा रहा नहीं, ये स्प्लिट हो गया 2 सेट्स में, एक T2G नीचे जिसकी एनर्जी कम है और दूसरा EG जिसकी एनर्जी ज्यादा है। G मतलब होता है जिरेड कॉम्प्लेक्स, या ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब उसमें हम वी आर एबल टू सेलेक्ट ए प्लेन और उस प्लेन से उस कॉम्प्लेक्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के लिए G का यूज होता है, जिराड। G को हम जिरेड बोलते हैं, जिरेड कॉम्प्लेक्स। जिरेड कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो ये तो रहा कि जो पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग है
ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में रहा। लेकिन अगर यहीं पर हम टेट्राहेड्रल फील्ड लें तब देखिए पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग क्या होगा। ओके, तो बच्चों हम इसको देखते हैं कि ये एनर्जी एक्सिस है, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये तो डिजनरेट ही रहेंगे, इनकी एनर्जी सेम होगी। ओके, अब लिगेंड अप्रोच करेंगे, रिपल्सन होगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, रेज कर जाएगी, और ये इस तरह से अब ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में ये रेज हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें कि नाउ अब जब लिगेंड और अप्रोच करेंगे और सेंट्रल मेटल के करीब आएंगे, तो अब जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाएगा, अगेन इट स्प्लिट्स इनटू टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स लाइक दिस। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। फिर से आप समझिए, ये मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं, ओके, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट हैं, इक्वल एनर्जी के हैं। ये रेस्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ एनर्जी ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी भी जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, फील्ड ऑफ रिपल्सन क्रिएट हो रहा है बाय द लिगेंड्स, वो सेम है हर तरफ से, तो सबकी एनर्जी उतना ही रेंज कर गई, तो अभी भी डिजनरेसी मेंटेन्ड है। लेकिन जब लिगेंड और करीब आएगा तो अब ये डिजनरेसी लॉस्ट हो जाएगी, एंड अगेन दीज 5d ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू 2 सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल। लेकिन जो पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग है अब वो डिफरेंट होगा। अब इसको समझने के लिए हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी बच्चों। तो हमने इस फिगर को इसलिए रिटेन किया हुआ है ताकि हम इससे इसको कंपेयर कर पाए। ओके, अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखें तो वहां पर एक मेटल आयन होगा, ओके क्लियर, एंड 4 लिगेंड्स अप्रोच लाइक दिस। इस तरह से 4 लिगेंड इसको अप्रोच। व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स आर पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये तो आप जानते ही हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही आप देखिए, ये तो लिगेंड इन डायरेक्शन से इस तरह से मेटल आयन को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अब इसी मेटल आयन में इसके डी ऑर्बिटल क्या हो रहा है, ओरिएंट हो रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ऐसे होगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब आप लिगेंड का ओरिएंटेशन और मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को अगर एक साथ देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भी लिगेंड ऐसा नहीं है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्ट पाथ में पड़ रहा हो। इज दैट क्लियर? ओके, लेकिन इस केस में होगा क्या कि यहां पर हो क्या रहा है कि लिगेंड्स जो हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस पड़ रहे हैं। कब? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, नाउ दे विल बी नियरर टू द अप्रोचिंग लिगेंड। ये एक चीज हुई। नंबर 2 ये है कि इस तरह की ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, चूंकि कोई भी डी ऑर्बिटल डायरेक्ट लिगेंड के पाथ में नहीं आ रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग है वो भी पहले से कम हो जाएगी। और ये कैलकुलेशंस से पता चला है कि ये जो टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल की लगभग 50% होती है। 5/9 तो लगभग 50% है। तो हम 4/9, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये हमारा अब एनर्जी का गैप है, लेकिन जो ऑर्बिटल्स का पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग है वो पहले से क्या हो गया, चेंज हो गया। अब 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसको हम T2 बोलेंगे, ट्रिपली डिजनरेट। लेकिन ये जिरार्ड कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि यहां पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो ये T2 है और इसको केवल E बोलते हैं बच्चों। यहाँ G सफिक्स यूज नहीं करेंगे, सब्सक्रिप्ट यहाँ पर G का यूज नहीं किया जाएगा। तो ये तो रहा ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल्स और ये डबली डिजनरेट ऑर्बिटल। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2 एंड E, इसको हम अगेन डेल्टा बोलेंगे, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बट इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो इस तरह से हम इसको, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो डेल्टा T है इट इज अप्रोक्सीमेटली 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग है वो क्या है, डिफरेंट है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नाउ चिल्ड्रन वी विल सी
व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लिगेंड। तो बच्चों जो अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का लिगेंड है। सम लिगेंड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड सम लिगेंड्स आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड। The value of delta, that is crystal field splitting, depends upon various factors. First, it depends upon geometry ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसको कि आपने अभी ठीक देखा कि ज्योमेट्री किस तरह से अफेक्ट कर रही है कि डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली 4/9 टाइम्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50% है आफ्टर डेल का। नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स का मतलब ये हुआ कि लिगेंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लिगेंड्स आर 2 टाइप्स। ऐसे लिगेंड्स जो स्ट्रॉन्ग, जो ग्रेटर फील्ड मतलब ग्रेटर फील्ड ऑफ रिपल्सन, तो ऐसे लिगेंड्स जो ग्रेटर फील्ड ऑफ रिपल्सन क्रिएट करते हैं उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। और ऐसे लिगेंड्स जो लेस रिपल्सन करते हैं उनको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। और अगर हम कुछ लिगेंड्स को, जो हमारे लिगेंड्स हैं, इफ वी अरेंज द लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग order of their crystal field splitting, then a series of ligand is obtained that is called spectrochemical series. Spectrochemical series. Spectrochemical series means arrangement of various ligands in increasing order of crystal field splitting. तो अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें जो हमें डाटा स्पेक्ट्रल स्टडी से मिलता है, तो कुछ नेगेटिव लिगेंड्स हैं जैसे आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फोसाइनाइड आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर, अमोनिया, ईएन, नाइट्रो, CN, CO। तो ये कुछ लिगेंड्स हैं जिनको उनके अमाउंट ऑफ फील्ड स्प्लिटिंग के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो अगर हम देखें वाटर को, अगर हम इंटरमीडिएट माने इसके रेफरेंस में, तो वाटर के पहले वाले जो हैं ये वीक फील्ड लिगेंड हैं और वाटर के बाद जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट फैक्टर जो अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग को अफेक्ट करता है बच्चों, वो है नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन, तो नेचर ऑफ मेटल आयन भी अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो इसमें यह देखा गया है कि अगर आप किसी ग्रुप में डाउन ग्रुप जाएं 3D से 4D, 4D से 5D, तो डेल्टा वैल्यू इंक्रीज करती है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो। इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस between T2G and EG orbital is called crystal field splitting energy। तो इसकी वैल्यू डाउन ग्रुप जाने पर क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो ये फैक्टर्स रहे जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को, जो पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग है और जो एनर्जी गैप है उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं।
So this is about the crystal field theory. Now we will apply the crystal field theory to explain the property of the complexes. तो बच्चों ये जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि as we know that the property of complex depends upon its electronic configuration. So now we will see the electronic configuration of metal ion in strong field and weak field ligand. So this is very very important, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा बच्चों. So let us see electronic configuration of metal ion. ठीक है, तो let it contain n number of electrons in d orbital. ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे कि उस d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पर हम लिखेंगे इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. Strong field ligand means the ligand which causes more amount of repulsion. Strong field or greater difference between T2G and EG. और यहां हम लेंगे बच्चों weak field ligand. ठीक है, चलिए अब strong field ligand में क्या होगा, और हम ये पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लेंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो यहां पर होगा, क्या होगा, T2G, और यहां पर हम लेंगे EG. तो जैसा हम जानते हैं कि EG की एनर्जी T2G से ज्यादा है. यहां पर भी वही काम करेंगे. ये 3 ऑर्बिटल T2G के और 2 ऑर्बिटल किसके, ये है T2G और ये है EG, और अगेन हियर T2G और यहां पर EG. क्लियर, यहां तक हो गया. यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमें और दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाएंगे, और वो है पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट. दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a given orbital, in given sets of orbital in T2G or EG. So amount of energy required to pair up the electrons is called pairing energy. तो यहाँ पर जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इन दोनों टर्म को हमें कंपेयर करना पड़ेगा. डेल्टा को पेयरिंग एनर्जी के साथ. व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी? P, amount of energy required to pair up the electron in particular orbital is called pairing energy. तो अब यहां पर आप देखेंगे कि अगर डेल्टा की वैल्यू P से ज्यादा है तो इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पहले पेयरिंग हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा. और अगर डेल्टा की वैल्यू कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो उसमें क्या होगा कि चूंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसीलिए अब पेयरिंग नहीं होगी. जो इलेक्ट्रॉन है वो अगले एनर्जी ऑर्बिटल में, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, और जब सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब पेयरिंग शुरू होगी. तो ये चीज आप ध्यान देंगे बच्चों कि अगर डेल्टा दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो ये कहां होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब रहेंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा? CFSE. तो इसकी वैल्यू अगर P से ज्यादा है तो क्लियर है कि अगर गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे, पहले वो पेयरिंग करेंगे. ओके, तो मान लीजिए बच्चों कि D में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए नो चांस, और एक ही में T2G में इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहां भी T2G में ही रहेगा. मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा. The electronic configuration will be same. There will be no impact of nature of ligand on the property of the complexes and electronic configuration. अब मान लीजिए D3 है, suppose there are 3 electrons. तो अब 3 इलेक्ट्रॉन होने पर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा. तो for the metal ion having 1, 2 or 3 electrons in d orbital, the electronic configuration and property of the complex will be same. It will not depend
अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड, क्योंकि यहां भी पैरामैग्नेटिक होगा, यहां भी पैरामैग्नेटिक होगा, यहां भी कलर्ड होगा, यहां भी कलर्ड होगा, यहां भी पैरामैग्नेटिज्म 3 इलेक्ट्रॉन का, यहां भी पैरामैग्नेटिज्म 3 इलेक्ट्रॉन का. बट व्हाट हैपेंस if there are 4 electrons? Okay, now think children, what will happen? हाँ यस, अब बताइए. ओके, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए दो रास्ते हैं. तो या तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप कर देगा या फोर्थ इलेक्ट्रॉन ईजी को जाएगा. अब क्या डिसाइड करेगा? पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा का गैप. तो जैसा हम जान रहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड तो गैप ज्यादा होगा. तो अगर गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं होगा. तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यहां पर क्या कर देगा? इसको पेयर कर देगा. तो ये हो गया क्या? T2G4 और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. लेकिन अगर आप यहां की बात करें तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो वीक फील्ड लिगेंड है उसका डेल्टा छोटा है. तो अगर डेल्टा इसका छोटा है, ये गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा Eg में. ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G3 Eg1. अब आप देखिए, अब इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी. कैसे? यहां पर अब केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहां पर कितने हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. क्यों? क्योंकि यहां डेल्टा छोटा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो डेल्टा छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पहले जंप कर जाएगा. ठीक है, Eg में. अब हम लेंगे D5 के लिए. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. D5 आपको कहां मिलता है? याद करिए, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, ये D5 होता है. आयरन 3 पॉजिटिव, ये D5 होता है. ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यहां पर D5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो जो हमारा अगला इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? क्योंकि यहां पर डेल्टा इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी. डेल्टा मतलब गैप बड़ा है. अगर गैप बड़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से जंप नहीं कर पाएगा, तो वो क्या कर देगा? पेयर कर देगा. क्या किया? पेयर. तो इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्या हो गया? T2G5, लेकिन Eg में अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों. अब यहां पर क्या हुआ? अगर वीक फील्ड है, वीक मतलब बहुत छोटा, कम डिफरेंस है T2G Eg का, आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा. तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो देखिए क्या हो रहा है? T2G3 और Eg2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया. See how much the difference in the property due to the different nature of ligand. Here it is paramagnetic but weakly paramagnetic. एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां देख रहे हैं highly paramagnetic because all the electrons are unpaired. All the 5 electrons are unpaired here. Now, if you go to D6 configuration, okay, see D6 means as in iron 2 positive, as in cobalt 3 positive, they are isoelectronic. Now, if they are isoelectronic, then what will happen? Now, if you see, then here the electron get paired up. तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्या हो गया? T2G6 Eg0 एंड हियर. अब क्या होगा बच्चों? अब क्या होना है? नेक्स्ट तो पेयरिंग शुरू हो जाएगी. अब तो पेयरिंग होगी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर कर गया. तो अब क्या हो जाएगा कि T2G4 हो गया, लेकिन Eg2 ही रहा. अब देखिए हाउ मच डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी. D6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आप देख रहे हैं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों, तो देयर विल बी मोर चांसेस स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ कि वो कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक हो. क्यों? क्योंकि अगर D6 है, आप देखिए D6 है तो T2G ऑर्बिटल्स कंप्लीटली पेयर्ड अप हो जाएंगे, और अगर ऑल द D ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड तो उस समय वो डायामैग्नेटिक होगा. क्लियर? लेकिन वहीं पर अगर आपने वीक फील्ड लिगेंड ले लिया तो अब यहां पर जो पैरामैग्नेटिक होगा, ये प्रॉपर्टी में अंतर देखिए कि ये डायामैग्नेटिक हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ, और वीक फील्ड के साथ ये पैरामैग्नेटिक हो गया, जिसमें पैरामैग्नेटिज्म विल करेस्पॉन्ड टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इज दैट क्लियर? नाउ फिर चलिए कि अगर उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो अब तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करना पड़ेगा, क्योंकि ये भर चुका है बच्चों. अब यहां कोई रूम नहीं है, देन इट हैज टू गो आउटसाइड.
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अब आ जाएगा। तो अब क्या होगा, T2G6 और Eg1। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पेयरिंग कर देगा, तो ये हो जाएगा T2G कितने 5 और यहां पर Eg2। तो अब अगेन प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखिए, ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अगर आप D8 का केस लें, D8 कहां मिलेगा बच्चों, ये आपने कर चुका है, निकेल डाई पॉजिटिव D8 होता है, क्लियर, ओके। अब आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका कहां जाएगा, वो यहां पर आएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा T2G6 और Eg में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब यहां पर देखिए इसको ये पेयर कर देगा, तो अब क्या हो गया T2G6 Eg2। अब आप क्या देख रहे हैं, क्वाइट अमेजिंग, quite amazing. Again they are same in property. Again they are same in property. They are having similar electronic configurations in the d orbitals. So that's why they become again same. कब, D8 पर, फिर D9 पर आप देख सकते हैं, फिर क्या होगा, यहां पर होगा, उसमें भी यहां पर होगा। तो D9 and D10 all these will have similar electronic configuration. D1, D2, D3 है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उस मेटल आयन में d ऑर्बिटल्स में 1 2 3 या 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर रहेंगी विद रिगार्ड टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब ये रहा कि कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। एंड नेक्स्ट वी विल सी हाउ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। सो लेट अस डिस्कस चिल्ड्रन। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ओके। Optical property, how color of complex compound, how crystal field theory explain this। आपने पहले पढ़ा d orbitals में, transition metals में they form colored compound, they form colored complexes. What is the reason? Due to presence of unpaired electron and intra-dd transition. So now we will see children what is intra-dd transition. So let's see कि ये मेटल आयन है जिसके d orbitals हैं, इस तरह से होगा, all the 5 d orbitals are degenerate of equal energy, मेटल आयन हुआ, ओके। फिर लिगेंड अप्रोच करेगा, एनर्जी विल बी रेज्ड इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, स्टिल इट इज डिजेनरेट। फिर इसके बाद जब लिगेंड और अप्रोच करेगा तो आपने देखा कि ये 2 सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाएगा। एक है यहां पर क्या है T2G और यहां पर है Eg, ये है T2G और ये है Eg। अब ऐसा, अब मान लीजिए कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। अब जैसे ही इस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो व्हाट विल हैपन, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब पर्टिकुलर कलर बैंड, जो हमारा विबग्योर है, विबग्योर से पर्टिकुलर कलर बैंड को एब्जॉर्ब करेगा। अब हम जानते हैं कि जो विबग्योर है उसकी वेवलेंथ अलग अलग है, उसकी एनर्जी अलग अलग है। बी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, एनर्जी कम है। वायलेट का 400 नैनोमीटर, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। तो अब कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इसका गैप कितना है। व्हाट इज द गैप, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैप बिटवीन T2G एंड Eg, मतलब कि डेल्टा डिसाइड कर रहा है कि यहां पर कौन सी वेवलेंथ यूज होगी, कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब होगी फॉर दिस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द d ऑर्बिटल टू अनदर d ऑर्बिटल। तो अब ये डेल्टा डिसाइड कर रहा है।
तो अब जैसे ही यहां से पर्टिकुलर कलर बैंड एब्जॉर्ब हुई, तो देन व्हाट हैपेंस, दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड फ्रॉम T2G to EG। तो अब अगर इसमें से कोई पर्टिकुलर कलर बैंड एब्जॉर्ब हो गया, मिसिंग हो गया, सो रिमेनिंग कलर will be emitted which impart color to the complex. Clear? This is called intra-DD transition. So if in that compound, in that metal oxidation state, if metal atom contains some unpaired electron, then these unpaired electrons absorb particular color band from white light for the promotion, for the transition of electron from one set of d orbitals to another set of d orbitals, that is from T2G to EG, and remaining color bands are emitted which impart color to the complex. So the color of the complex is called as complementary. ये कलर क्या होगा? Complementary of the color absorbed for this intra-DD transition. अब कौन सा कलर बैंड एब्जॉर्ब होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चों कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को लें, हालांकि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्यूप्रिक आयन है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा, तो जो अपीयर होगा वो ब्लू कलर होगा। सिमिलरली अगर आप हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 पॉजिटिव को लें, तो यहां भी डी में एक इलेक्ट्रॉन है और ये येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा और अपीयर होगा पर्पल कलर, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो अगर हमें ये बताना हो कि जो स्पीसीज दी गई है उसमें कौन सी स्पीसीज कलर्ड होगी, कौन सी स्पीसीज कलरलेस होगी, तो सबसे पहली बात जो हमें देखना है कि वहां पर देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और मैग्नीज 2 पॉजिटिव और यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, इसमें कौन कलर्ड है कौन कलरलेस है। तो सिंपली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप लिखेंगे कि ये सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट सो इट में बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट हमारा ये भी देखना है कि वहां पर इंट्रा डीडी ट्रांजिशन संभव है कि नहीं। कई बार बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर की बात है, कई बार आपको ये मिलेगा कि उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, जैसे मैग्नीज 7 में, क्रोमियम +6 में ये कलर्ड है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वहां पर चार्ज ट्रांसफर होता है, जैसा कि आप देख चुके हैं पहले। तो यहां पर हमें जो देखना है कि पहले क्या देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और उनमें इंट्रा डीडी ट्रांजिशन संभव हो। अगर इंट्रा डीडी ट्रांजिशन होगा तो जरूर पर्टिकुलर कलर बैंड व्हाइट लाइट से मिसिंग होगा, एब्जॉर्ब होगा और रिमेनिंग कलर बैंड इमिट होगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर इंपार्ट करेगा। अब हमें यह देखना है कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस पर लिगेंड का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो हम इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक ही मेटल आयन के डिफरेंट लिगेंड के साथ कुछ कॉम्प्लेक्सेस हमने ले लिए। जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, दूसरा है इसी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ अमोनिया के साथ हम ले लेते हैं बच्चों, ओके। और एक कॉम्प्लेक्स और हम लेंगे कोबाल्ट का साइनाइड के साथ, चलिए ठीक है, इसको ले लिया। अब हम ये देखते हैं कि इन सभी में, सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, सभी में चूंकि कोबाल्ट सेम है, 3 पॉजिटिव है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें ये बताना है कि इन सब में क्या कलर सेम होगा। नो,
कलर इनका सेम नहीं है। अगर आप देखें तो वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो हमने अभी आपको बताया कि किसी कॉम्प्लेक्स का कलर क्या आएगा वो इस डेल्टा पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें इंट्रा डी ट्रांजिशन होना है, और इंट्रा डी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में होगा। तो अब आप तो इस T2G से EG को प्रमोट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी कि हायर, वो कौन डिसाइड कर रहा है, डेल्टा। अब आप देखिए जैसे आप वाटर ले लिए, तो वाटर के केस में येलो कलर ये एब्जॉर्ब हो गया, तो अगर येलो कलर इसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो चूंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पर लोअर एनर्जी चाहिए प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, इंट्रा डी ट्रांजिशन के लिए। तो अगर इसने येलो कलर ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका अपीयरेंस कैसा होगा, वॉयलेट और ब्लू होगा। ठीक है, सिमिलरली अब यहां पर देखिए, यहां पर गैप थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस केस में ऑरेंज अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो यहां पर भी वही होगा, ब्लू और वॉयलेट होगा। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं CN है, तो CN साइनाइड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आपने देखा था कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें CN राइट हैंड साइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN CO, तो इस केस में ये गैप ज्यादा होगा। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए ज्यादा एनर्जी वाला, मतलब जो एब्जॉर्ब होगा वो वॉयलेट और ब्लू एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये अपीयर क्या होगा, तो अपीयर ये क्या होगा, येलो या ऑरेंज अपीयर होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे लिगेंड का इन्फ्लुएंस इसके कलर पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, डेल्टा पर, नेचर ऑफ लिगेंड पर, कि कौन सा पर्टिकुलर कलर बैंड एब्जॉर्ब होगा और रिमेनिंग कलर बैंड इमिट हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप देख रहे हो कि उसका जो कलर आएगा वो हायर वेवलेंथ का आएगा, लो एनर्जी का आएगा। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो अब वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा कि लोअर एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब होगा ट्रांजिशन के लिए, और जो अपीयर होगा वो हायर एनर्जी के रेडिएशंस होंगे, वायलेट और ब्लू होंगे। Thank you for watching this video. Keep on watching this video in chem class. Thank you.